हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। तो ये जो रिवॉल्यूशंस का एज चला था फ्रांस में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन को लीड किया, जिसमें से एक मेन रिवॉल्यूशन था वो था जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, जिसने बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। तो जो बर्बन डायनेस्टी था वो फ्रांस पे पहले राज किया करती थी, पर बाद में जब उसे रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने हटा दिया तो फिर से जब 1815 में जब नेपोलियन के हारने के बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ तो वापस वो आ गए थे, बर्बन डायनेस्टी किंग बन गए थे वहाँ के, पर उसे उखाड़ फेंक दिया गया जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद। पहली फुर्सत में निकल। उसके बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, जिसके जो हेड थे वो थे लुइस फिलिपी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए शासन करने वाली थी। और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये स्टेटमेंट जिन्होंने बोला था वो थे ड्यूक मेटरनिक। और ये ड्यूक मेटरनिक थे, ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जिनके बारे में ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी उस टाइम पे ये उसके होस्ट थे और इन्होंने ही उसे होस्ट किया था। तो इनका ये कहना था कि जब फ्रांस जीतता है तो यूरोप के बाकी देशों को भी ठंड लग जाती है, मतलब कि फ्रांस की इन्होंने महत्वता को यहाँ पे दर्शाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जो फ्रांस से आज़ादी की जो आग निकली थी बाकी भी यूरोप के देशों में फैल गई थी, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट देश था ग्रीस। तो यहाँ पे एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने बहुत सारे फंड कलेक्ट किए और उसके बाद अंत में ये वार लड़ने गए, पर वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है फीवर से। पर अंततः ग्रीस को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में साइन हुआ था, उसके बाद ग्रीस को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे जाने जाना, ग्रीस भी यूरोप का एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो जो वॉर हुआ करते थे पहले के टाइम पे, सिर्फ उसी ने नेशनलिज्म की भावना को नहीं उत्पन्न किया। मतलब वॉर और जो टेरिटरी लोग बढ़ा लेते थे उसी के कारण सिर्फ नेशन स्टेट का भावना नहीं आया था। उसके लिए जो कल्चर था उसने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे कि पोएट्री, म्यूजिक, डांस, ये सब जो था कल्चर पहले के टाइम पे हुआ करता था। इसने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में। तो रोमांटिसिज्म जो होता था वो जनरली कल्चरल मूवमेंट होता था। तो जो पहले के टाइम पे पोएट हुआ करते थे वो अपने राइटिंग्स के थ्रू लोगों को कल्चरल मूवमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ऐसे ही हम लोग एक जर्मन फिलोसफर के बारे में जानेंगे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। और ये जो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर थे, इन्होंने बोला था कि जो कल्चर होता है वो लोगों के अंदर ही पाया जाता है। तो जो लैंग्वेज हुआ करता था वो उसने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म की भावना को जगाने में। टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो जो 1830s का टाइम था वहाँ पे यूरोप के बहुत सारे देशों में इकोनॉमिक हार्डशिप थी और जो वहाँ का पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी। लोगों को जॉब्स की ज़रूरत पड़ रही थी पर उनके पास जॉब्स नहीं थे। तो वैसे पीजेंट जो कि एरिस्टोक्रेट जो लोग थे उनके अंदर में काम करते थे, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वैसा ही एक ईयर फ्रांस में आया 1848, जिस टाइम पे वहाँ पे फूड का शॉर्टेज हो गया और लोगों को फूड की बहुत भयंकर कमी हो गई, जिसके बाद जो पेरिस में लोग थे वो सड़क पे आ गए और उन्होंने सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और वो लोग रिवोल्ट करने लगे। तो वहाँ के जो लुइस फिलिपी थे, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू हेड बनाया गया था, तो जब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो बर्बन डायनेस्टी आई थी तो जब उसे उखाड़ फेंका गया तो वहाँ पे लुइस फिलिपी को उसका हेड बना दिया गया। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ पेरिस में, उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। अब इसके आगे वो जो लोग थे उन्होंने मिल करके नेशनल असेंबली को बनाया, जिसने 21 ईयर्स से प्लस के जो लोग थे उन्हें राइट टू वोट दे दिया। उसने नेशनल वर्कशॉप इस्टेब्लिश किए जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1848 द रिवॉल्यूशंस ऑफ द रिबलर्स। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। वो लोग मिल करके जो नेशन था उसको बनने का आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पर फ्रांस में ये तो था, पर यूरोप के बाकी देश जैसे कि जर्मनी, इटली
और पोलैंड थे, वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं था। मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो नेशन स्टेट्स बनने की भावना उनके अंदर नहीं जागरूक हुई थी। पर धीरे धीरे जो वहाँ के मेन एंड वुमेंस थे वो सारे लोग एक जगह कलेक्ट हुए और उसके बाद उन्होंने मिल कर के जो नेशन स्टेट्स की भावना थी उसको जागरूक किया। तो ऐसे ही हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग थे उनके अंदर भी जर्मन नेशनल असेंबली बनने की बात उनके दिमाग में आई और वो सारे लोग 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो कि फ्रैंकफर्ट असेंबली में जा करके अपना अपना पद लेने लगे और उन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जर्मनी के लिए। तो उन्होंने मोनार्की को वहाँ का हेड बनाने का सोचा और उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो कि किंग थे प्रशिया के, उन्हें अपना हेड बनाने के लिए आमंत्रण दिया। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए। पर उन्होंने उससे रिजेक्ट कर दिया और बाकी देशों के राजाओं को भी उसे रिजेक्ट करने को कहा। धीरे धीरे करके नेशनल असेंबली जो था उसके मेंबर कम होने लगे और उसके बाद अंततः वो ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।